एक्ट कर रहे होते हैं। फिर साइकियाट्रिस्ट पेशेंट के साथ बैठ के इवैल्यूएट करेगा कि वो ये बुखारी साहब की आपने स्टोरी सुनी है, आपको क्या लगता है कि इनको इज शी गोइंग थ्रू, मुझे लगता है कि शायद इनको वो एक खौफ जो किसी ने कह दिया ना कि तुम पे जादू हो गया है और शादी के बाद भी ये रहेगा, तो वो उसको उन्होंने ले लिया। आपको क्या लगता है कि इनकी स्टोरी से क्या है? तो आई पर्सनली डोंट थिंक कि दुनिया में किसी इंसान के पास ऐसा इख्तियार है कि वो फ्यूचर की प्रेडिक्शन कर सके। सही कह रहे हैं। कितनी एक छोटी सी बात में सारी बात पूरी बात कह दी कि किसी के पास कोई इख्तियार नहीं है। और अगर हम ये यकीन कर लें, लेकिन हमारे बिलीव्स इतने गलत हो चुके हैं कि हम लोग अगर पानी से भी हम लोग पानी, आप देखें हाफ ऑफ द टाइम तो ये होता है कि कोई चीज़ की, जैसे मैं बीमार होती हूँ, कभी जब मैं बचपन में बीमार होती थी तो मेरे पापा ये करते थे, मुझे जैसे ही डॉक्टर के रास्ते में आधी में ठीक हो जाती थी, मेरी ना कि मैं डॉक्टर पर जा रही हूँ, मेंटली मैं ठीक हूँ, मतलब आधी ठीक हो गई। तो ये हमारे बिलीव्स बहुत ज़्यादा गलत हो गए और हम लोगों ने बिलीव इतना ज़्यादा करना शुरू किया। वहम का वो कैसे वहम, बहुत सारे लोग सुबह उठते हैं और हॉरोस्कोप पहले पढ़ते हैं और फिर दिन गुजारते हैं। You're right about that, and which is very very wrong. Which is very wrong. तो आप इनको क्या सजेस्ट करेंगे वैसे कि इनको जैसे ये कह रही हैं कि इनको महसूस होता है, इनको क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत महसूस हो रहा है, कुछ जोड़ा जाता है और ये टाइमिंग की होती है 3, सवा 3, 3:30 ये टाइमिंग होती है। और जब मैं उठती हूँ तो मतलब ये महसूस होता है कि मैं कुछ पढ़ूँ, फिर मैं यासीन उठा लेती हूँ, कुरान पाक पढ़ना शुरू करती हूँ, फिर मैं रिलैक्स हो जाती हूँ। फिर मैंने अपने फादर से भी इसका जिक्र किया कि मुझे इस तरह महसूस होता है। तो उन्होंने कहा कि आप जो है शादी से पहले नमाज़ पढ़ती थी, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना तुमने छोड़ दी है क्या? मैंने कहा मैंने वाकई में वो ये मैंने छोड़ दी है। उन्होंने एडवाइस दी कि पहले तुम नमाज़ पढ़ो और कुरान की तिलावत करो और तहज्जुद की नमाज़ पढ़ो। लेकिन कहीं ना कहीं इसका ताल्लुक मेरे ख्याल में ज़हनी कुछ भी है। देखिए, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ इनके थॉट प्रोसेस को, मैं नेगेट नहीं करता, लेकिन अगर सिर्फ पैर खींचने का है या इस तरह फील हो कि पैर हिला दिया किसी ने, देयर इज़ अ कंडीशन जिसे कहते हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। रात को होता है, रात को सोते हुए खिंच जाती हैं, आपकी नसें खिंच जाती हैं। You're right, तो एक मेडिकल ओपिनियन लेने में कोई हर्ज नहीं है। हाँ, कि आप मेडिकली भी इसको ट्रीट करने की कोशिश करें। अब रूहानी तरीके से तो आपने कर लिया है, आप किसी डॉक्टर के पास भी चले जाएं कि हो सकता है मुझे ये इस वजह से प्रॉब्लम हो। लेकिन मेरा पर्सनली मैं आपको ये मशवरा दूंगी कि आप कुछ, मैंने आपकी बातों से ये फील किया कि आपको लोगों ने वहम ज़्यादा डाल दिया है कि आपके पास साथ कोई है। जैसे आप कहती हैं आप अकेली रहती थी, तो वो अकेला पीरियड क्या होता होगा, हस्बैंड नहीं थे, सास अपने कमरे में होती थी, एंड यू स्टार्टेड फीलिंग लोनली, एंड देन आप कभी कभी आप खुद अज्यूम भी कर लेते हैं दैट देयर इज समथिंग अराउंड मी। जैसे बचपन में हम लोग इमेजिनरी फ्रेंड बना लेते थे कि जी आई हैव गॉट दिस इमेजिनरी फ्रेंड। तो ये भी हो सकता है कि आपके साथ ये हो, आप कोशिश करें और अपने आप को कहें कि कोई कुछ नहीं है मेरे साथ, आई एम जस्ट परफेक्टली फाइन, और इंशाल्लाह आप नहीं आपके साथ कुछ भी नहीं होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर फैसल, इट वाज ऑलवेज गुड टॉकिंग टू यू एंड आई विल डेफिनेटली कम टू यू वेरी सून। व्यूअर्स, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और कहानियों के साथ। आप जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। हमारे साथ और गेस्ट ने ज्वाइन किया है जी, एक रेहान अहमद साहब है हमारे साथ, जो हमें अपने वाक़यात के बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे। और साथ ही हमारे साथ है जी इब्राहिम हैदरी साहब, जिनके बारे में शायद ही हो सकता है कोई शख्स ना जानता हो। नवीद सहर के नाम से मशहूर हर जाना जाता है इनको, आप बिल्ली वाले बाबा के नाम से भी मशहूर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। रेहान, पहले आप मुझे आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या एक्सपीरियंसेस हैं और क्या आपका क्या नज़रिया है इस सब के बारे में? असल में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ज़िंदगी में जिनके बारे में हमने कभी सोचा नहीं होता या हमें कभी अंदाज़ा नहीं होता उनके बारे में कि वो हमारे साथ भी हो सकता है। जब कोई ऐसी चीज़ होती है तो हम ये समझते हैं कि दूसरों के साथ ही हो सकती है। मेरे एक अंकल हैं और ये होते हैं डिफेंस फेज़ 1 में। उनका ये सिलसिला है, रूहानी सिलसिला, इलाज करते हैं, दम करना, पानी से भी इलाज करते हैं और उसका कोई हदिया वगैरह जो वो वसूल नहीं करते जी। तो ये मेरे इल्म में थी ये बात कि उनके पास मुख्तलिफ लोग आते हैं, ख़वातीन भी आती हैं, नफ्सियाती अमराज का जो शिकार हैं वो भी आते हैं। तो मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं चल के देखना चाहता हूँ ऐसी कोई चीज़, जिस तरह कहते हैं कि जी जिन निकालना या जो कुछ, साइंस तो मानती नहीं आजकल की इन चीज़ों को जी, किसी हद तक ठीक भी है वो। तो मैंने उनसे कहा कि अंकल एक मेरे फ्रेंड है और वो देखना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा चलो तुम लेके आ जाओ उन्हें, और एक मेरी पेशेंट है, मैं उसके ऊपर जब अमल करूँगा या पढ़ाई का जो सिलसिला होता है उनका, जब वो मैं करूँगा, जब वो आएगी तो बिल्कुल नॉर्मल होगी, और जब मैं पढ़ाई का सिलसिला करूँगा तो वो एक कैफियत के अंदर आ जाएगी। लेकिन तुम वहाँ मौजूद नहीं होगे, तुम दूसरे कमरे से ये देख रहे होगे। राइट। तो 2 साल हो गए इस बात को। मैं और मेरा जो फ्रेंड है उन्होंने हमें बिठा दिया, कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था और हम दूसरे कमरे में मौजूद थे और वहाँ से हम देख रहे थे। हमारे कमरे की लाइट ऑफ थी ताकि वो हमें ना देख सकें। अपनी मदर के साथ वो आई और आकर वो बैठ गई
उसके बाद उन्होंने पढ़ाई वगैरह का सिलसिला शुरू किया कुछ देर की गुफ्तगू के बाद उनसे। तो जैसे जैसे पढ़ाई का सिलसिला शुरू किया तो एक कैफियत उसके ऊपर तारी होती चली गई। उस औरत के ऊपर मेरे ख्याल में 28 से 30 साल उसकी एज होगी, कैफियत उसके ऊपर तारी होती चली गई। उसके बाद सोफे पर बैठने की उसकी पोजीशन चेंज हो गई, यानी जिस तरह से मैं बैठा हूँ तो बिल्कुल स्ट्रेट होकर उसकी जो कमर थी वो बिल्कुल सीधी करके वो सोफे पे बैठ गई। तो बड़ा अजीब उस वक्त फील हुआ। बहरहाल ये भी यहाँ तक भी काबिल बर्दाश्त था, ये इंसान समझता है। उसके बाद उसने मर्द की आवाज़ में बातें करना शुरू कर दी। अच्छा। मर्द की आवाज़ में, और वो आवाज़ कुछ इस तरह की थी उसकी कि तू मुझे मारना चाहता है, तू मुझे मारेगा, इस तरह से वो बात कर रही थी। तो जैसे मुझे इस तरह से फील हो रहा था जैसे उसके अंदर जो है उसकी बॉडी में कोई बहुत एजेड किस्म का आदमी है, 80-90 साल का। तो बड़ा देखकर एक झटका सा लगा उसको देखकर। उसके बाद ये हुआ कि जब वो कैफियत उसके ऊपर मजीद तारी हुई तो ये लोग आंख नहीं मिलाते। जो तजर्बा मैंने देखा और अंकल ने मुझे बताया, उन्होंने कहा आंख नहीं मिलाते, तो उसने इस तरह करके हाथ रख लिया। तो ये कहने लगे, अंकल ने कहा कि हाथ हटाओ, तुम अपने फेस के ऊपर से मुझसे आंख मिलाओ। उसने कहा नहीं, तो मुझे मार डालेगा। अच्छा, बहरहाल उसके बाद जब उसने हाथ हटाया और अंकल की तरफ देखा तो मैं तो फासले पे था, मैंने देखा कि अंकल ने बाद में बताया, उन्होंने कहा कि जिस तरह 2 अंगारे होते हैं वो 2 अंगारे उसकी आंखों में रखे हुए उसकी। अच्छा। और वो जो थी मुसलसल कि तू मुझे, नादिया नाम था खातून का, तो अंकल ने कहा कि नादिया को बुलाओ, मुझे उससे बात करने दो। तो उसने कहा नहीं, तू मुझसे बात कर, तू मुझे मार डालेगा, मुझे जाने दे। और ये सब कुछ आप देख रहे थे? हमारे सामने हो रहा है और हमारी हालत ये कि हम समझ ही ना है, कभी देखा ही नहीं इस तरह की चीजें, फिल्मों में होते हुए देखी। हमें फील इस तरह से हो रहा था जैसे कि हम बैठे हुए लेकिन हमारी बॉडी के अंदर कोई मूवमेंट नहीं है, बिल्कुल, यानी ब्लड नाम की कोई चीज़ नहीं है और हमारी रगों में कोई चीज़ मूव नहीं कर रही बिल्कुल, और हम स्टिल अपनी जगह पे बैठे हुए। तो लेकिन चूंकि वो काबिल बर्दाश्त इसलिए था कि अंकल का वो सिलसिला मालूम था, आना जाना और वो सारी चीज़ें रहती थी। उसके बाद ये हुआ कि वो खड़ी हो गई, उसने कहा कि मैं जा रही हूँ। जब वो जाने के लिए खड़ी हुई तो एक चीज़ मैंने फील की कि तकरीबन 1 से 1.5 फीट उसकी जो हाइट है वो बढ़ गई। अब इसके बाद जो मेरे साथ जो मेरा दोस्त था उसकी तो हालत ख़राब हो गई। बेहोश तो नहीं होगा अब? उसकी हालत ये थी, उसने कहा मैं भागूंगा यहाँ से निकल के। मैंने कहा कुछ भी मत करो, और मैं उसका हाथ ऐसे करके पकड़ा हुआ कुर्सी के ऊपर और इस तरह करके, और वो पता नहीं कहाँ से उसके अंदर इतनी ताकत कि वो उठे और भाग जाए वहाँ से। मैंने कहा खामोश होकर बैठे रहो, वो बोल भी मैं सर रहा हूँ, मैंने कहा खामोश होकर बैठो, हिलो नहीं बिल्कुल। और मुझे ये डर था कि मैं अगर उसे वो हमें देख लेगी तो कहीं हमारी तरफ ना आ जाए। उसके बाद ये हुआ कि जब वो खड़ी हुई तो अंकल ने उससे कहा कि अच्छा तुम ऐसा करो कि तुम अपनी चप्पल पहन लो। चप्पल जो थी वो अपनी कमरे के बाहर उतार के आई थी। अंकल ने कहा तुम चप्पल पहन लो। अब जो उसके पैर देखे, मेरी नज़र जो उसके पैरों के ऊपर गई, और तो वो अपने टोस के ऊपर खड़ी हुई थी। उसकी जो एड़ियां थी वो जमीन पर टिकी हुई नहीं थी और वो अपने टोस के ऊपर खड़ी हुई। कितनी अजीब वो कैफियत थी। अब उस बात को खैर 2 साल हो गए। तो क्या निकाल दिया उन्होंने? वो फिर वो चीज चली गई, छोड़ दी उसने? नहीं, वो छोड़ा नहीं उसको। अच्छा, मैं कमरे के अंदर से जितना देख रहा था वो ये था कि वो अपने टोस के ऊपर खड़ी हुई। अंकल कहने लगे तुम आके चप्पल पहनो। बहरहाल वो कमरे से निकल के चली गई, यहाँ तक मुझे नजर आया। मैंने अंकल से पूछा उसके बाद क्या हुआ। उन्होंने कहा कि ये निकली है, काफी बड़ा उनका तकरीबन 2000 गज का बंगलो है। ये इसका नंबर है बेंगलोर का, ये फेज 1 में है। अच्छा। साउथ स्ट्रीट 1 के ऊपर है ये। तो उसके ऊपर ये क्या, जब ये वो निकली और वो गेट की तरफ गई है तो वो अंकल कह रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जमीन के ऊपर वो फ्लाई कर रही है, वो चल नहीं रही। और उसके बाद वो निकल के वहाँ पे चली गई। उसकी वालिदा जो थी उनकी भी शायद पहला एक्सपीरियंस था किसी बुजुर्ग के पास आने का। अच्छा। ये इतना अजीब एक्सपीरियंस था, लेकिन चूंकि मैंने इतनी दफा ये किस्सा लोगों को सुनाया है तो शायद आपको उसके अंदर फील हो रहा हो कि थोड़ा सा कोई कैफियत या उस तरह की। मुझे तो अजीब सी, जब से मैं आई हूँ सुबह शो पे, अजीब सी कैफियत है मेरी। इनफैक्ट मुझे अभी मेरे घर से भी मैसेज भी आ गया कि तुम कौन सा शो कर रही हो, तुम्हारे ऊपर कोई असरअंदाज ना हो जाए, अल्लाह रहम करे। बट मैं हमारे साथ जी बाबा जी मौजूद है, उनसे पूछती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे ये बताएं कि आमतौर पे, जैसे मैं इनका भी पूछना चाहूँगी, अपने बारे में भी कुछ पूछना चाहूँगी, आमतौर पे औरतों के ऊपर ऐसे साए क्यों ज़्यादा होते हैं? दरअसल होता इस तरीके से है कि जिन्नात अच्छों में भी होते हैं और बुरों में भी होते हैं जी। तो अच्छे जिन्नात जो होते हैं वो ज़्यादातर अपनी जगह अच्छी जगहों पे बना लेते हैं। सही। और औरतों के ऊपर जो नारी जिन्नात होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के कबाइल के, वो औरतों के ऊपर आ जाते हैं और वो परेशान करते हैं औरतों को। और इसमें कुछ औरतों का अपना भी दखल होता है कि कहीं वीरान दरख्त पे, वीरान जगह पे या कब्रिस्तान की जगह पे बाल खोल के सुर्खी मेकअप के साथ गुजरना या घूमना,
तो उससे वो नारी जिन्नात जो होते हैं वो परेशान कर सकते हैं, आशिक हो जाते हैं कि खा जाते हैं कि उनके पीछे हो जाते हैं। जी। तो ये फिर इससे क्या, जैसे अब ये बुखारी साहब में बैठी हैं, इवन मैं भी बुखारी हूँ, मैंने जैसे अपना भी किस्सा बताया था कि बचपन से मुझे एक अजीब सा खौफ सा आता है, जैसे मुझे डर, अकेले में डर लगता है। वैसे कुछ मैंने कभी कुछ देखा नहीं, मुझे किसी चीज़ ने तंग नहीं किया, लेकिन मुझे तन्हाई में डर लगता है, मुझे लगता है जैसे कोई चीज़ है। इनके साथ भी यही है कि इनको तो बाकायदा कि कोई पैर भी झंझोड़ता है, इनको महसूस होता है, ये होता है। ये टाइमिंग होती है तहज्जुद की टाइमिंग, तहज्जुद की टाइमिंग मगरिब से पहले, कब से तंग कर रही है, फजर से पहले ये मतलब मुझे खौफ तारी होता है। और मतलब इस तरह से महसूस है कोई मेरे साथ बैठा हुआ है, कुरान की तिलावत की आवाज़ आती है साइड से, नमाजों की आवाज़ आती है। जब एक हफ्ता 2 हफ्ता से गुजर गया तो फिर अच्छा, आपको ये कुरान की तिलावत की भी आवाज़ आई? तिलावत की भी आवाज़ आई, नहीं किया है बुजुर्ग कोई कुरान की तिलावत की आवाज़ सुनाई दी थी। मतलब इससे पहले मैं शादी के बाद की बात क्या करना चाहिए बाबूजी? चलें, ये तो इनकी कहानी वो थोड़ी सी है लंबी, मुझे बताइए कि क्या क्या इसका कुछ है, इसके लिए कुछ पढ़ना चाहिए या क्या एहतियात करें? इसके लिए देखें, हाँ, हर आमिल के या हर उसके अपने तरीके होते हैं ना। जैसे ये डॉक्टर साहब ने बोला कि रात के टाइम या तहज्जुद के टाइम ये इनको महसूस होता है या दिखाई देता है या जो भी ना। दरअसल हम लोग आदमजात, हम हैं या आप हैं, मिट्टी के बने, खाकी ना। हम लोगों का दिन जो है वो शुरू होता है जब सूरज निकलता है, हम लोगों का दिन शुरू ना। लेकिन आतशी मखलूक जो आग की बनी हुई है, चाहे वो नूरी है चाहे नारी, उसका दिन बाद नमाज इशा शुरू हो जाता है। अच्छा ना। तो बाद नमाज इशा हर जो है वो आतशी मखलूक को जाग जाती है अपनी जगहों से, तो वो फिर इनको महसूस होता होगा ना। और वो बाद नमाज इशा का टाइम कब तक है? रात को 12 बजे तक का। 12 बजे के बाद से लेके फिर क्या है, मौलाना जब तक अल्लाह अकबर जब तक करेंगे, जब तक उनका दिन चलता है। बिल्कुल। या नारी मखलूक है तो वो हिंदुओं का घंटा टन 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 उनका होगा, तो वो नारी मखलूक अपनी जगह। अच्छा, राइट। तो ये इस वजह से रात को हमें ज्यादातर ये फीलिंग होती है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ये बात कंटिन्यू करेंगे। आप कहीं में जाइएगा, बिकॉज और बहुत सी बातें पूछनी है और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने हैं और मेरे कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने हैं कि जो खौफ ये बचपन से मेरे साथ है उसको किस तरह से ख़त्म किस तरह से करना है। और मिसेस ये बुखारी साहिबा जो हमारे साथ बैठी हैं उनको भी क्लियर करेंगे। आप एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कहीं मत जाइएगा।